हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम जैब एग्जाम की बहुत ही बढ़िया जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपकी मदद करने के लिए वी हैव कम अप विद दिस सेशन, जहां पर हम जैब एग्जाम के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट विच इज इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आई एंड आईएफएस का जो हमारा कंपोनेंट है उसके जो मैकमिलन बुक के टर्मिनल क्वेश्चंस है, यानी कि हर एक चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये डिस्कशन हम मॉड्यूल वाइज कर रहे हैं एंड ये जो क्वेश्चंस इनके साथ एक दिक्कत है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ो और फिर आंसर देखो, वहां पर आंसर तो दिया हुआ है लेकिन व्हाई दैट आंसर इज करेक्ट ये चीज वहां पर एक्सप्लेन नहीं है। तो दैट इज वाई कई बार डिफिकल्ट हो जाता है ये समझना कि व्हाट इज द रीजन फॉर दैट करेक्ट आंसर। सो वही एक्सप्लेनेशन हम आपको इस सेशन में देंगे and I hope you will enjoy this session and also this session is very very important because कई बार ये questions directly एग्जाम में आ जाते हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है ये सेशन जो है हमारे लिए, राइट। तो if you are preparing for the JAB 2024 exam, let me just remind you कि the quickest way to qualify this exam I would say would be to put in 100% effort, और वो आप लगा सकते हो by being part of our EduTap master courses, right? तो in this we have all the four components। अगर आप पहली बार दे रहे हो या फिर अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आई एंड आई एफ एस, पीपीबी, एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम चारों के चारों कंपोनेंट्स आपके जो हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर कराए जाते हैं। देर आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पर बहुत ही जो है ऑप्टिमम टाइम पीरियड के लेक्चर्स है, लाइक 15-15 मिनट्स के पार्ट्स में आपको जो है बताया गया है। आप अपने ब्रेक्स वगैरह में कभी भी इनको जो है सुन सकते हो। चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। देन यू आल्सो हैव द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिससे एग्जाम लेवल की जो क्वेश्चंस है और 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए आपको जो है बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस मिलता है। इसके साथ साथ बहुत क्रिस्प एंड बढ़िया नोट्स जो कि आप एग्जाम से पहले बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो, right? Along with this we have the live classes also, so you should be part of this very wonderful master course। इसके साथ साथ each and every जो कंपोनेंट है, अगर आपका एक कंपोनेंट लेट्स से आई एंड आईएफएस जो है वो पेंडिंग है तो यू कैन जस्ट अवेल ईच एंड एवरी कंपोनेंट आल्सो, ठीक है। उसका कोर्स भी आप अवेल कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ यू आर अवेलिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स राइट नाउ तो आपको JAIIB जैब 75 ये कोड यूज करना चाहिए। इस कोड को यूज करने पे आपको 75% का ऑफ मिल रहा है ऑन ऑल ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कोर्सेस। डू नॉट डिले, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो हम मॉड्यूल बी डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मॉड्यूल ए 11 चैप्टर्स, ठीक है। 12 चैप्टर से मॉड्यूल बी की शुरुआत होती है, तो 12 चैप्टर्स फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं एंड व्हाट आर द एक्सप्लेनेशंस, लेट अस हैव अ लुक। तो एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ डैश, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की तीन तरह की डेफिनेशंस आपको जो है दिए गए हैं। वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन एंड व्हाट इज द थर्ड वन, याद है? एंड्स एंड मींस स्केर्सिटी डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, ठीक है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। एंड यहाँ पर ये किसने दिया? लियोनेल मेसी नहीं लियोनेल रॉबिन्स ने दिया है, इजंट इट? तो ये डेफिनेशंस जो है इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस इन्होंने दे रखे हैं। तो एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स का क्या डेफिनेशन है? ही सेज कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, ठीक है। वेल्थ को यहाँ से मान, तो ये काफी पहले इन्होंने डेफिनेशन दी थी। उस समय काफी वेल्दी पीपल होते थे, ऑब्वियसली पुअर भी होते थे बट वेल्दी पीपल ज्यादा होते थे। तो वेल्थ का जो है एक कंप्लीट स्टडी उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। आज के डेट में अगर हम देखें तो द बेस्ट डेफिनेशन वुड बी द स्कैरसिटी डेफिनेशन, ठीक है। तो वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दी है कि इकोनॉमिक्स क्या है, लोगों की वेलफेयर कैसे करनी है, या यानी कि सोशल थोड़ा सा साइड जो है ये लिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। अब स्कैरसिटी डेफिनेशन का मतलब है हमारे जो एंड्स एंड मीन्स है वो कभी भी फुलफिल, इस तरीके से एंड्स हमारे जो है, वांट्स हमारे जो है वो फुलफिल नहीं हो सकते। हमारे डिजायर्स क्या है, मैं मूवी देखने भी जाऊँ, यहाँ भी जाऊँ, वहां भी जाऊँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, तो ऑल ऑफ दैट रिक्वायर्स व्हाट? मनी, इजंट इट? एंड इवन एनर्जी। तो ये चीजें हमारे पास कंप्लीटली नहीं है। तो मनी जो है, रिसोर्सेज जो है, उनको किस तरीके से ऑप्टिमम वे में यूज करना है, दैट इज व्हाट स्कैरसिटी डेफिनेशन इज ऑल अबाउट एंड दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, ये कहा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन माना जाता है। तो एडम स्मिथ ने क्या कहा है?
स्टडी ऑफ वेल्थ, सो सी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट? ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये दो चीजें हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से आपका फर्स्ट 1/4 ऑफ द चैप्टर का क्रक्स जो है वो निकल गया आपका। अब इस क्वेश्चन से सेकंड, सॉरी नॉट 1/4, 1/3, ये सेकंड 1/3 जो है क्रक्स इससे निकल जाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मैक्रो, आप इस नाम से ही समझ रहे हो। तो पहले माइक्रो कर लेते हैं। तो लेट से आप अपने घर में अपना बजट, यानी कि कितना इनकम हो रहा है और कितना मुझे खर्च करना है, कितना सेव हो रहा है, ये कर रहे हो। तो दैट इज व्हाट एन इंडिविजुअल डज। ठीक है, एक इंडिविजुअल या फिर एक हाउस होल्ड, हाउस होल्ड यानी कि एक घर और उसमें रहने वाले लोग, उस घर का इनकम कितना है, दैट। तो इवन स्मॉल फर्म्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, फर्म्स या कंपनीज। तो इनका जो बिहेवियर है, यानी कि ये किस चीज का डिमांड ज्यादा करते हैं, किस तरीके से उस चीज की सप्लाई हो रही है बाय द प्रोड्यूसर्स एंड शॉपकीपर्स वगैरह। तो ये जो बिहेवियर है, इंडिविजुअल बिहेवियर मेनली, दैट इज टेकन केयर ऑफ इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या, पूरे कंट्री में क्या हो रहा है, पूरे कंट्री का नेशनल इनकम कितना है, यानी कि जीडीपी, जीवीए, जीएनपी, ये सब कितना है। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कितना है। ठीक है, जो चुनाव के मुद्दे कहे जाते हैं ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ दिस। देन प्राइस राइज, ठीक है, प्राइस राइज एंड इन्फ्लेशन जो है, ये सब इसका पार्ट है। इन चीजों के बारे में जब बात की जाती है, पॉवर्टी के बारे में बात की जाती है, तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो यानी कि ब्रॉड, पूरे कंट्री के लेवल पर, पूरे स्टेट के लेवल पर, पूरे साउथ एशिया के लेवल पर, वर्ल्ड के लेवल पर, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट? जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइस इंडिसेस, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? ठीक है, इवन दो एडम स्मिथ काफी पुराने समय में उन्होंने जो है चीजें दी थी, बट उन्होंने इकोनॉमिक्स का जो पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सारी चीजें धीरे धीरे आए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एसेंशियली हम कह सकते हैं वो उसके फाउंडेशन में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहलाने लगा, क्योंकि पहले इकोनॉमिक्स जो है इस तरीके से कैलकुलेटिव वे में जो है नहीं होता था। ठीक है, ये क्या कहलाने लगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये किसने किया है? एडम स्मिथ को फादर ऑफ और फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स माना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको माना जाता है? ठीक है, कैन यू टेल मी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको माना जाता है? द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये किसे माना जाता है? तो दैट इज जेएम कीन्स। ठीक है, जेएम कीन्स का नाम हम थियरीज ऑफ इंटरेस्ट वाले चैप्टर में उनकी जो कीन्स थियरी है वहां पर सुनते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ डैश। किसके बिहेवियर से कंसर्न है माइक्रो इकोनॉमिक्स? अभी अभी हमने देखा, अभी अभी हमने पढ़ा, तो वी नो द करेक्ट आंसर जीडीपी, नो। इंडिविजुअल एंटिटीज, यस। इकोनॉमी एज अ होल, नो। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन, एंड्स रिफर टू। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मीन्स एंड एंड्स थियरी। डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा, बट बुक के पीछे दिया हुआ, तो वी आर डिस्कसिंग। तो मीन्स एंड एंड्स थियरी अगर आ भी जाए तो यू नो कि एंड्स कहाँ पर है, किस चीज से रिलेटेड है, राइट। तो ये क्या है? स्केर्सिटी डेफिनेशन जो दी गई है, बाय हुम? अगेन कीप रिकॉलिंग, स्केर्सिटी डेफिनेशन किसने दी है? लियोनेल। जब भी स्केर्सिटी आपको याद आए, फुटबॉल आपको याद आना चाहिए, राइट। तो स्केर्सिटी डेफिनेशन किसने दी है? लियोनेल रॉबिन्स। ठीक है, नॉट मेसी। तो यहाँ पर एंड्स रिफर टू, तो मीन्स एंड एंड्स, मीन्स यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, यानी कि मनी है, तो उसका ऑप्टिमम तरीके से यूज कैसे करना है कि हमारे सारे के सारे वांट्स, या फिर जितने भी वांट्स, वांट्स यानी कि हमारे जो डिजायर्स हैं, उनको हम फुलफिल कर सकें। तो दैट इज व्हाट इकोनॉमी इज ऑल अबाउट। इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। ठीक है, वी कैन नॉट से इकोनॉमी, बट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। एंड्स रिफर्स टू व्हाट? तो एंड्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर? वांट्स। ठीक है, हमारे जो डिजायर्स है, द डिजायर्स है, दैट इज आल्सो करेक्ट। वांट्स इज आल्सो करेक्ट, सो डी इज द राइट आंसर। मार्केट इकोनॉमी इज वन, सो दिस इज द थर्ड पार्ट। ठीक है, इस चैप्टर का। तो मार्केट इकोनॉमी कौन है? तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है थ्री टाइप्स के हमने कंसीडर किए। व्हाट इज मेंट बाय एन इकोनॉमी? फर्स्टली, इकोनॉमिक्स की स्टडी की हमने बात तो कर ली। इकोनॉमी मतलब किसी एक रीजन में, किसी एक स्टेट में, किसी एक विलेज में, या फिर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर हम पूरी की पूरी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं एंड जो भी रेवेन्यू एंड ऑल हो रहा है उससे रिलेटेड बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी इज एसेंशियली प्लेस, और वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया इज एन इकोनॉमी यहाँ पर, सिंपली, राइट।
तो मार्केट इकोनॉमी हम किसे कहते हैं? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज। कितने काइंड से? 3। ठीक है। सो द फर्स्ट वन वुड बी कमांड इकोनॉमी, या इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ होता है, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। अब सेकंड काइंड क्या है? मार्केट इकोनॉमी, राइट। मार्केट या इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सारे ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट खाली हाँ ठीक है अप्रूवल वगैरह और फिर कुछ दिक्कत हो तो उन्हें हेल्प करती है। अब तीसरा काइंड क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया इज अ व्हाट? इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे सेक्टार्स हैं जहां पर गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी, अभी तक स्पेस में पूरा जो है गवर्नमेंट ने ढील नहीं दी है। देन अदर सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल बिस्किट मेकिंग या फिर कंज्यूमर गुड्स, लैपटॉप, ये चीजें अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर जो है कंप्लीटली इसमें अपना डिसीजन ले सकता है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंट्रोल के अंडर ही होना चाहिए, एंड जब भी कोई दिक्कत प्राइवेट सेक्टर को होती है तो गवर्नमेंट उसे हेल्प करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो वो इकोनॉमी इंडिया है। ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आगे के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इतने डिस्क्रिप्शन से बहुत इजी हो जाएंगे। Right is one in which individuals and private firms make the major decisions about production and consumption. Government makes all important decisions. तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है? इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स मेक द डिसीजंस। दोनों ही सही है, ऐसा नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी करेक्ट नहीं है। सो ए इज द राइट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया इज व्हाट? अभी अभी हमने देखा मिक्स्ड इकोनॉमी। सी इज द राइट आंसर। देन एथ वन, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी कई बार ये होता है, मैंने आपको क्या बताया, मार्केट इकोनॉमी में ये होता है कि मेजर डिसीजंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर एंड इंडिविजुअल्स लेते हैं, गवर्नमेंट उन्हें गाइड करती है। बट कई बार ये होता है कि गवर्नमेंट पूरी ढील दे देती है, छोड़ देती है, तुम लोग ही देखो, इट इज अप टू द मार्केट ओनली टू डू दीज थिंग्स। तो पूरी ढील जब दी जाती है उसे हम लेसस फेयर इकोनॉमी कहते हैं। तो ये एक एक्सट्रीम केस है, एक्सट्रीम केस है, ऐसा मोस्टली होता नहीं है। ठीक है, एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। तो द एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी कमांड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो द करेक्ट आंसर इज ए, मार्केट इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस है जहां पर गवर्नमेंट पूरी ढील दे देती है। मार्केट इकोनॉमी को और भी क्या कहा जाता है? अभी अभी हमने देखा मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट, कमांड या सोशलिस्ट। तो इट इज कॉल्ड अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इजंट इट? तो बी इज द राइट आंसर। 10th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो इंडिया तो नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इवन चाइना इज ऑल्सो वी कैन से थोड़ी सी कमांड इकोनॉमी, क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल करती है। बट इंग्लैंड इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बहुत ज्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर को ढील दी हुई है। इंग्लैंड हो गया, अगर यूएसए एग्जाम में है, कोई भी यूरोपियन कंट्री है, तो यू कैन से दैट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो ए इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, ए यहाँ पर सही है। दैट वाज 12th चैप्टर। तो कंप्लीटली कॉन्सेप्ट जो है हमारे इस इन क्वेश्चन से कवर हो गए हैं। तो गोइंग मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट। 13 चैप्टर सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड है। तो दिस इज द ओनली चैप्टर जहां पर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन अ लार्ज स्केल जो है देखने को मिल रहा है इन दिस बुक, एंड काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है बुक में, से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज डिमांड शेड्यूल इज व्हाट। ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, इनकम एंड डिमांड। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? सिंपल एक चीज है डिमांड, यहाँ पर आपका प्राइस आ जाता है, यहाँ पर आपका क्वांटिटी डिमांडेड आ जाता है। ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे जैसे प्राइस ज्यादा होता है तो हम क्वांटिटी क्या, कितना बहुत ज्यादा प्राइस है तो हम उस चीज को नहीं खरीदेंगे, इजंट इट? तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी वेरी लेस, एंड प्राइस जैसे थोड़ा थोड़ा कम होता है वैसे वैसे हम ज्यादा उसे खरीदने लगेंगे, और फिर जब प्राइस बहुत ही कम होता है हम बहुत ज्यादा उसे डिमांड करते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारा जो है कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इसे कहा जाता है, तो ये बन जाता है। तो किन चीजों के बीच का रिलेशन है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड है, सिंपल, दैट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व इसे कहा जाता है। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, सो बी इज द राइट आंसर। ओके। मार्केट कर्व और बेस, अभी अभी हमने देखा मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व या फिर डिमांड कर्व जो भी है, तो मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व ये इंडिविजुअल्स के लेवल पे हो सकता है,
बट पूरे एक मार्केट, एक पर्टिकुलर मार्केट में किस तरीके से किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड है, अगर वो चीज आप देख रहे हो, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो वो भी सेम मैनर में आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, तो इट ओबेज द लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग, सो ए इज द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन क्या है, फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व, क्या, ठीक है, अब पहला पार्ट हो गया डिमांड कर्व होता क्या है, अब इसके बिहाइंड फोर्सेस क्या है, यानी कि क्या चीजें इसे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, ठीक है, तो फोर्सेस का मतलब क्या है, ये डिमांड कर्व को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, इसको शिफ्ट कर सकती हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, यहाँ से इसे शिफ्ट कर दिया, यहाँ से ऐसे शिफ्ट कर दिया, अरे सर शिफ्ट कैसे होगा, तो यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर लेट्स से क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, तो ऐसे में अगर किसी की इनकम ज्यादा है, तो इवन दो द प्राइस इज हाई, तो वो क्या करेगा, फिर भी थोड़ा ज्यादा डिमांड, थोड़ा ज्यादा जो है चीजों को खरीदेगा, इजंट इट, हाँ ये भी ले लो, ये भी ले लो, ऐसे होता है, तो वो हर एक प्राइस पे होता है, तो ऐसे में ये जो डिमांड कर्व है, ये कुछ इस तरीके से मूव हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो इस तरह के शिफ्ट कौन से फैक्टर्स लेकर आते हैं, एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया इनकम का, इसी तरीके से फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, लेट्स से आपको लग रहा है फ्यूचर में भाई इसका प्राइस और बढ़ने वाला है, तो हाई प्राइस रहेगा तब भी आप खरीद लोगे क्योंकि बहुत एसेंशियल चीज है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो गए। तीसरा, और भी कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं, बट थर्ड थिंग यहाँ पर जो दिया दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली डिमांड कर्व को इन्फ्लुएंस नहीं करता, ये सप्लाई कर्व को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड, तो सप्लाई कर्व कैसे आपका दिखता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग किस तरीके से है, अगर प्राइस हाई है, ये कंज्यूमर नहीं, जो प्रोड्यूसर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना होगा, तो अगर प्राइस हाई है तो वो ज्यादा चीजें सप्लाई करेगा, लेट्स से 500 रुपए एक मार्केट में उसे मिल रहे हैं एंड दूसरे मार्केट में 100 रुपए मिल रहे हैं, तो कौन से मार्केट में जाके ये बेचेगा, 500 वाले में, इजंट इट, ज्यादा सप्लाई यहाँ पर जाएगा, तो जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड होगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगा, तो ये एक तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, सप्लाई कर्व, ओके, इज दैट क्लियर। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये इस तरीके से है, तो कई बार ऐसे बेंट होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई रहेगा तो ऐसे में क्या होगा, सप्लाई वो नहीं कर पाएगा, जितना भी प्राइस हो, प्राइस कम हो ज्यादा हो, तो वो सप्लाई एक्चुअली कम कर पाएगा, तो आपका सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, किसी भी प्राइस पे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली सप्लाई कर्व को इन्फ्लुएंस करता है, नॉट द डिमांड कर्व, सो बोथ ए एंड बी, डी विल बी द राइट आंसर। तो एग्जाम में फटाफट से हाँ हाँ, ये सही है ऐसे मत कर देना, पढ़ लेना सारे ऑप्शंस देन आंसर, क्योंकि द करेक्ट आंसर इज डी, ए कर दोगे इवन दो इट इज करेक्ट बट द आंसर विल नॉट बी करेक्ट बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर द आंसर, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। 14th, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रिलेट्स क्वांटिटी डिमांडेड टू, क्वांटिटी डिमांडेड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कौन सा है, डिमांड कर्व है, तो ये किस चीज को, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड को रिलेट करता है, तो प्राइस यहाँ पर कहाँ है, सी में, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, वी हैव सीन दिस। शिफ्ट्स इन सप्लाई मीन, सप्लाई में शिफ्ट्स का मतलब क्या होता है, तो अभी अभी हमने देखा जो सप्लाई कर्व है ये शिफ्ट हो गया बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया है, तो अगर ये शिफ्ट आएगा, इस तरह का शिफ्ट आने का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि प्राइस, तो यहाँ पर कर्व में ऑलरेडी प्राइस है, ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अगर अगर प्राइस चेंज होगा तो यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो वेरी होता जाएगा, तो वैसे में कोई ये कर्व शिफ्ट नहीं होगा, बट कर्व शिफ्ट कब होता है, प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर जब हम कंसिडर करते हैं और कर्व को फिर से ड्रॉ करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड शिफ्ट, दैट ब्रिंग्स अ शिफ्ट इन द कर्व, इसी तरीके से डिमांड कर्व में भी ये चीज एप्लीकेबल है, अदर देन प्राइस कोई भी फैक्टर लाइक इनकम इज समथिंग विच इज अदर देन प्राइस, तो इसको अगर हम कंसिडर करें इनकम बढ़ा तो कर्व ऐसे शिफ्ट होगा, तो दैट एनीथिंग अदर देन प्राइस वो कर्व को शिफ्ट करेगा। अब प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो कर्व के अलोंग मूवमेंट होता है, देयर आर टू टर्म्स, मूवमेंट एंड शिफ्ट, ठीक है, कर्व के अलोंग मूवमेंट होता है बट शिफ्ट क्या लाएगा, एनीथिंग अदर देन प्राइस, ठीक है, चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन गुड्स ओन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड, एब्सोल्युटली, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, पढ़ लेना है सारे, व्हेन चेंजेस इन गुड्स ओन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड, नहीं, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, ये भी गलत है, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है सही जवाब है, एंड एज यू कैन सी मॉड्यूल बी में काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी होगी तो फटाफट आपके क्वेश्चंस होंगे, ऑल द एग्जाम में तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, बुक के पीछे इजी दिए हुए हैं, आई एंड आईएफएस में टॉपिक सेम हो सकते हैं ऑब्वियसली बिकॉज इट इज फ्रॉम द बुक,
बट सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा मुश्किल है एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज आल्सो नोन एज, तो इक्विलिब्रियम प्राइस ये क्या होता है? अब हमने देखा सप्लाई, ये डिमांड कर्व हो गया, और इसी के साथ अगर हम सप्लाई कर्व को भी ड्रॉ कर देंगे तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि ये जो प्राइस है ये सभी को एक्सेप्टेबल है, डिमांड जो पीपल कर रहे हैं वो, एंड इवन सप्लायर्स को भी एक्सेप्टेबल है, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ये भी, ठीक है। तो ये है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे जो सप्लाई है वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे जो डिमांड है वो कम हो रहा है, लेकिन दोनों ही एक पॉइंट पर, ठीक है, एग्री कर जाते हैं, एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हाँ इतना में मैं खरीद लूंगा, हाँ इतना में मैं बेच लूंगा, चलो ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। इसको मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहा कहते हैं, ठीक है, मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहा जाता है। व्हाई इज इट सो? लेट्स से ये जो इंक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, तो डिमांड क्या होगा, जैसे जैसे ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे, लेट्स से 40 चीजों की डिमांड है, फिर 20 रुपीज हो गया तो 30 चीजों की डिमांड, अब 20 चीजों की डिमांड, तो डिमांड जो है डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर सप्लाई क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पर 10 चीजों की सप्लाई हो रही है, 30 चीजों की सप्लाई होगी, अभी 50 चीजों की सप्लाई यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये 20 है यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा का पूरा सप्लाई एज वेल एज डिमांड ये सेम वैल्यू आ रहे हैं, यानी कि जितना सप्लाई होगा वो पूरा खरीद लिया जाएगा। यहाँ पर सप्लाई क्या है, कम है, यहाँ पर डिमांड ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा, स्केर्सिटी हो जाएगी, यहाँ पर शॉर्टेज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, सरप्लस है, 20 चीजें ही लोग खरीद रहे हैं, 50 चीजें सप्लाई हो रही है, तो 30 थिंग्स आर सरप्लस, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये चीज, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना सप्लाई हो रहा है उतना डिमांड किया जा रहा है, तो वो खरीद लिया जाएगा, तो यहाँ पर मार्केट पूरा क्लियर हो जाएगा, सारे गुड्स खरीद लिए जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड द मार्केट क्लियरिंग प्राइस, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एट द सेम लेवल, ठीक है। तो ये रीजन है, सो डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, फोर्सेस बिहाइंड सप्लाई कर्व। तो वन ऑफ द फोर्सेस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। तो फोर्सेस क्या करते हैं, सप्लाई कर्व में शिफ्ट लाते हैं। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस, अगर अच्छा टेक्नोलॉजी ले आए हम, पहले तो लेबर काम करते थे बट अच्छा टेक्नोलॉजी ले आए, तो ज्यादा सप्लाई हम कर सकते हैं, प्राइजेस जो भी मिले बट सप्लाई ज्यादा कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट ने ये पहले कह रखा था कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे इतना ही आप प्रोड्यूस कर सकते हो, बट अब ज्यादा अलाउ कर दिया, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से भी सप्लाई जो है ऊपर नीचे हो सकती है। तो ऑल द थ्री आर द फैक्टर्स विच influence the supply curve. So D is the right answer. Supply curve relates quantity supplied. Quantity supplied किससे relate करता है? We have very clearly seen. Again draw कर लेते हैं फटाफट से। क्या बात है? Price and quantity supplied. ठीक है, तो किस चीज को किस चीज से रिलेट किया जा रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड विद प्राइस, ठीक है। व्हाट इज द आंसर हियर, प्राइस, नॉट सप्लाई इनकम डिमांड, ये नहीं होगा, सी प्राइस इज द राइट आंसर। मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स एट द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी डैश, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड, मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता है, ड्रॉ द सप्लाई डिमांड कर्व। सप्लाई किसको इक्वल होना चाहिए, डिमांड को इक्वल होना चाहिए, तो क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बी। मूविंग ऑन टू 14 चैप्टर, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन, मनी सप्लाई रिफर्स टू डैश, तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, सिंपल होता है, मनी कौन सप्लाई करता है, सिंपली इफ वी सी जो बैंक नोट्स है वो सब आरबीआई सप्लाई करता है, ये बैंक्स के पास जाता है, एंड देन इट गोज इनटू द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये मनी सप्लाई जो होता है यहाँ पर इट इज नथिंग बट कितना पैसा लोगों के पास है या इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है, ठीक है। तो ये पैसा कहाँ-कहाँ जाता है? एक तो पीपल इसे डिपॉजिट कर देते हैं, दूसरा पीपल अपने पास रखते हैं, एंड ऑल्सो आरबीआई बैंक नोट सप्लाई करता है, एंड आरबीआई के पास थोड़ा मनी आता है, विच काइंड ऑफ मनी, आरबीआई के पास जो फॉरेन कंट्रीज से अलग अलग करेंसीज है वो आते हैं, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई मेंटेन करता है, तो दैट इज कॉल्ड अदर डिपॉजिट, ठीक है, अदर डिपॉजिट इसे कहा जाता है। एंड इस पूरे चीज को हम M1 कहते हैं, M1 मनी सप्लाई कहते हैं, एक तरीके का मेजर ऑफ मनी सप्लाई है, ठीक है। तो ये जो आरबीआई बैंक नोट वगैरह इशू कर रहा है वो जो है
मनी सप्लाई कहलाता है। एंड M1 मनी सप्लाई, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द नैरो मनी। ठीक है, नैरो मनी, राइट। तो मनी सप्लाई का मेन मतलब क्या है, हम ये चीज नैरो मनी और आगे देखेंगे। तो क्या क्या होता है, डिपॉजिट करेंगे अपने पास जो है कैश में या फिर किसी तरीके से रखेंगे, और दूसरा जो है आरबीआई के पास डिपॉजिट है। तो ये सारे जो है आ जाते हैं M1 में। तो ये सारा क्या है, मनी सप्लाई। इट इज द मनी दैट इज देयर इन द इकोनॉमी। ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर आप। अमाउंट ऑफ मनी इन बैंक्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अमाउंट ऑफ मनी विद द पीपल, करेक्ट है। बट ये दोनों को ऐड करके और भी बहुत चीजें ऐड करेंगे तब जाके कितना मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है वो आएगा। तो सी इज द राइट आंसर हियर। ओके, 21 नैरो मनी कंसिस्ट ऑफ, अभी अभी हमने देखा जो करेंसी पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, right? Then currency with the public, time deposits and other deposits. Then time deposit, demand deposit, other deposit with the RBI, currency with the public, demand deposit. ठीक है, तो जो नैरो मनी है M1, इसमें हम सिर्फ जो डिमांड डिपॉजिट है उसको कंसिडर करते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, नैरो मनी M1 में डिमांड डिपॉजिट्स क्या-क्या हो जाएंगे। नंबर 1 वी हैव द सेविंग्स बैंक अकाउंट, उसमें जो मनी है, एंड देन करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों आपके डिमांड डिपॉजिट्स। व्हाट इज मेंट बाय द टाइम डिपॉजिट, आरडी एफडी। ठीक है, ये टाइम डिपॉजिट्स है। तो टाइम डिपॉजिट्स हम कंसिडर नहीं करते। जब ये कंसिडर करते हैं तो उसे हम M3 ब्रॉड मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, M3 ब्रॉड मनी, प्लीज रिमेंबर। तो M1 क्या है, only the demand deposits are considered. तो demand deposits, currency with the public, demand deposits and other deposits। तो आपको ये बता चुका हूँ मैं M1 नैरो मनी के बारे में। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ए। ओके, 22 टाइम डिपॉजिट्स क्या है। तो वेरी इजीली अभी हमने देखा। तो टाइम डिपॉजिट्स की प्रॉपर्टी एक्चुअली पूछ रहे हैं। ये ऑन डिमांड आपको अवेलेबल होती है क्या, टाइम डिपॉजिट्स एफडीआरडी? नहीं, ऑन डिमांड अवेलेबल नहीं होगा। देयर इज अ प्रोसीजर, यू हैव टू ब्रेक इट, मनी आपके अकाउंट में आएगा। आजकल तो ऑनलाइन इजी हो गया है, बट प्रीवियसली बहुत डिफिकल्ट होता था। तो ऑन डिमांड दिस मनी इज नॉट अवेलेबल टू यू। ठीक है, पेड ऑन डिमांड नो, नॉट पेड ऑन डिमांड यस। और ये इस वजह से क्या है, लिक्विडिटी इसकी कम है, यानी कि इजीली आप ट्रांजैक्शंस में ये टाइम डिपॉजिट्स को यूज कर सकते हैं। नहीं, आपको ब्रेक करना है। ऐसा हो सकता है कि टाइम डिपॉजिट जो आरडी है, उसमें 10,000 की है तो 5,000 जो है यहाँ ट्रांसफर कर दो, नहीं कर सकते। उसको ब्रेक करो, अकाउंट में आएगा सेविंग्स बैंक अकाउंट से, देन यू कैन डू इट। ठीक है, तो दैट इज वाई लिक्विडिटी कम है, कि क्योंकि आप आराम से इसे ट्रांजैक्शंस में यूज नहीं कर सकते। अब भाई लिक्विडिटी ज्यादा किसकी है, डिमांड डिपॉजिट्स की। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट इजीली आप ट्रांजैक्शंस में यूज कर सकते हो। यूपीआई से कनेक्ट करो, फटाफट ट्रांसफर करो। ठीक है, लेस लिक्विड देन कैश एंड डिमांड डिपॉजिट्स, एब्सोल्युटली। ठीक है, नॉट पेड ऑन डिमांड एंड लेस लिक्विड, ये दोनों ही करेक्ट है। दैट इज वाई बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। ठीक है, बी मत डाल देना एग्जाम में, डी इज द राइट आंसर। 23 डिमांड डिपॉजिट्स आर, दे आर पेड ऑन डिमांड। ठीक है, तो ये वाला तो आएगा ही नहीं। तो दे आर पेड ऑन डिमांड, ऑन डिमांड आपको पेमेंट मिल जाती है। सो ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इन्फ्लेशन। तो वो हो गया मेजरली मनी सप्लाई के से रिलेटेड। तो इन्फ्लेशन, इससे रिलेटेड सही स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया। तो इन्फ्लेशन होता क्या, जब भी प्राइस राइज होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और इससे क्या इफेक्ट होता है, द फर्स्ट इफेक्ट इज दैट आपका जो परचेसिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाता है। व्हाट इज मीन बाय परचेसिंग पावर, यानी कि पहले आप 3 साबुन जो है 10 रुपए में खरीद पा रहे थे, बट प्राइस इंक्रीज हो गया। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो, लेट से 4, ठीक है, अब ओनली 2 सोप्स आप 10 रुपीज में खरीद रहे हो। तो आपका परचेसिंग पावर कम हो गया, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया। पहले क्या पावर था, 4 का खरीदने का, अब सिर्फ 2 खरीद पा रहे हो 10 रुपीज में। ठीक है, तो योर परचेसिंग पावर रिड्यूसेस। तो राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, एब्सोल्युटली। प्राइस राइज सिंपल नहीं है, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, एंड ये सस्टेन्ड होना चाहिए लार्ज पीरियड के लिए, तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। 2 दिन प्याज के दाम बढ़ गए तो दैट इज नॉट इन्फ्लेशन। हाँ, एक छोटे लेवल पर हम कह सकते हैं प्राइस राइज है, बट जनरल लेवल यानी कि बहुत सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, वो नंबर 1। एंड दैट टू सस्टेन्ड है, यानी कि 4 महीने तक, 10 महीने तक, 6 महीने तक, 1 साल तक, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो लीड्स टू फॉल इन परचेसिंग पावर, एब्सोल्युटली बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव नहीं है, सी यहाँ पर सही होगा। 25 द प्राइस इंडेक्स यूज्ड इन इंडिया टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है। तो आगे के चैप्टर के एमसीक्यूज में हम देखेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है,
आरबीआई एसेंशियली एक पर्टिकुलर रेट विच इज कॉल्ड द रेपो रेट इसे फिक्स करती है। इसे फिक्स करने पर इससे सारे के सारे जो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, होम लोन्स के, फिर कार लोन्स के सारे। तो ये इंटरेस्ट रेट जब इन्फ्लुएंस होंगे तो लोन्स लोग ज्यादा लेंगे या कम लेंगे वो चीज होगी। तो अगर 5% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है तो कोई भी लेगा, 15% पे मिल रहा है तो लोग सोचेंगे, है ना। तो ये रेपो रेट ऊपर नीचे करने पे इंटरेस्ट रेट भी ऊपर नीचे होता है एंड इस वजह से यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स है उससे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो पॉलिसी रेट है, रेपो रेट है, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? इसको करने के लिए जो है बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। ओके, और इसमें वन ऑफ द फैक्टर इज इन्फ्लेशन एंड दैट इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो दो लेवल्स पे इससे मेनली जो है देखा जाता है। कंज्यूमर, इसे जब मेजर करने बैठो तो उसे हम इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि लेट्स से 2011 में एक जो ब्रेड का प्राइस था 10 रुपीज था, आज के डेट में इसका प्राइस क्या हो गया है 40 रुपीज, तो 30 रुपीज एक्स्ट्रा हो गया ना इन्फ्लेशन। तो इस तरीके से बहुत सारे गुड्स को कंसिडर करके एक बेस ईयर लिया जाता है, बट लाइक 2011 उस समय के प्राइसेस क्या थे, आज के प्राइसेस क्या है, कंपैरिजन करके एक इंडेक्स, एक नंबर लाया जाता है। ठीक है, उस समय 2011 में अगर 100 लेवल है प्राइसेस का, तो अगर 120 है तो एक आइडिया लगता है कि हाँ इतने 20 लेवल्स जो है प्राइसेस बढ़ गया। तो दैट, तो कंज्यूमर लेवल पर एज वेल एज होलसेल लेवल पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, होलसेल मार्केट का आपको पता है बहुत सारे गुड्स एक साथ खरीदने होते हैं जो शॉपकीपर जाके खरीदते हैं, दैट। एंड देन कंज्यूमर यानी कि आपको शॉपकीपर जो आपको एक एक साबुन बेच रहा है, तो उस लेवल पर दो लेवल्स पे कंसिडर किया जाता है। तो पहले डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स को इस रेपो रेट के कैलकुलेशन के लिए कंसिडर किया जाता था, बट आज के डेट में सीपीआई को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके भी कई टाइप्स है, वन ऑफ द टाइप को कंसिडर किया जाता है। तो सीपीआई को कंसिडर किया जाता है फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ऑल्दो आपकी बुक में सी दिया हुआ है, बट बुक में अगर टेक्स्ट को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ही बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स is used for policy formulation. That is what happens. We have seen that from RBI website also. So A is the right answer. 26 CPI measures prices at कौन सा लेवल पे प्राइसेस को मेजर करता है? होलसेल लेवल पे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर लेवल पे। कंफ्यूज मत होइएगा, टर्म जो है रिटेल लेवल यहाँ पर सही है। ठीक है, बुक में ये दिया हुआ है तो वी हैव टू गो फॉर दैट। इवन कंज्यूमर लेवल दैट वुड आल्सो बी करेक्ट, बट द बेस्ट टर्म इज रिटेल लेवल। रिटेल यानी कि जो होलसेल नहीं है और जो शॉपकीपर आपके घर के पास बेच रहा है उस लेवल पे प्राइसेस को मेजर करना, सो दैट इज कॉल्ड द रिटेल लेवल। सो बी विल बी द राइट आंसर हियर। Now moving on to the next chapter, chapter number 15, theories of interest। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत सिंपल आते हैं, तो ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, समरी जो है पढ़ लीजिए, दैट वुड बी इनफ फ्रॉम माय साइड फॉर दिस चैप्टर। सो 15th क्वेश्चन, पिक द ऑड मैन आउट। ठीक है, ऑड क्या है यहाँ पर वो पूछा जा रहा है, सॉरी 15 चैप्टर का 27th क्वेश्चन। तो ऑड क्या है यहाँ पर? तो यहाँ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, मनी, ये चार चीजें दी हुई हैं। तो इसके लिए आपको फिर से याद करना होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। अगर आपको कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, फैक्ट्री में लेट से प्रोड्यूस करना है, तो आपको फैक्ट्री के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए लैंड चाहिए। ठीक है, नंबर वन, यू नीड लैंड एंड यू नीड मनी फैक्ट्री को जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो नंबर टू इज कैपिटल, मनी को कैपिटल कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर लेट से फैक्ट्री, मशीन वशीन सब बना दिया, बट चलाएगा कौन? तो यू नीड लेबर हियर। ठीक है, तो कौन सा मशीन खरीदना है, कैसे उसको चलाना है, किस तरीके से जो है कहाँ पर फैक्ट्री लगानी है और कितना प्रोडक्शन हमें करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब वहाँ के जो मैनेजर हैं, वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स है, सीईओ है, वो डिसाइड करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द नेक्स्ट रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये चारों को क्या लाभ होता है, किस तरह का इनकम मिलता है? तो लैंड के सामने आप लेट से कई बार रेंट देते हो, लीज पे लेते हो, खरीद भी सकते हो। कैपिटल, मनी, लोन लोगे आप तो इंटरेस्ट पेमेंट आप करोगे, दैट इज द पेमेंट फॉर कैपिटल। लेबर को वेज पेमेंट आप करोगे एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, सो दीज आर द फोर काइंड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड उनको जो इनकम मिलता है। तो यहाँ पर ऑड वन आउट क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये तीनों तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पेमेंट्स है, बट मनी यहाँ पर सही टर्म नहीं है, इट शुड बी प्रॉफिट। सो डी इज द राइट आंसर।
28 अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस आर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, सो यू शुड हैव एन आइडिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस, इनके बीच का रिलेशन क्या है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या है। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है, सिंपली एक कागज है बॉन्ड, और इस पर आपको लिखा होता है कि किस तरीके यहाँ पर सबसे पहली चीज कि बॉन्ड का रिक्वायरमेंट क्या है। तो लेट से मुझे अपनी कंपनी के लिए मनी जो है चाहिए, तो मैं बॉन्ड्स इश्यू करूंगा। तो बॉन्ड, ईच बॉन्ड इट इज लाइक अ शेयर, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट जो है मामला होता है। तो बॉन्ड में क्या है, लेट से 100 रुपीज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि ये बॉन्ड जो है आप 80 रुपीज में खरीद सकते हो, एंड जब आप एक 2-3 महीने बाद आओगे या फिर 6 मंथ्स बाद आओगे, तो आपको 100 रुपीज में वापस करूँ। ठीक है, तो बॉन्ड का फेस वैल्यू ये होता है, या फिर इसे पार वैल्यू भी कहा जाता है, इसे डिस्काउंटेड प्राइस कहा जाता है। ठीक है, तो 80 रुपीज पे मैंने खरीदा, 100 मिल रहा है, यानी कि 20 रुपीज मुझे वैसे फिक्स्ड प्रॉफिट, पक्का पक्का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद कई बॉन्ड्स में ये भी होता है कि हर 2 महीने में, 6 महीने में, मोस्टली जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंडिया में, उसमें 6 महीने में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट अमाउंट भी मिलता है, तो 9% इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है, तो यू गेट द इंटरेस्ट पेमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है बॉन्ड प्राइस हो गया, ये हो गया इंटरेस्ट, राइट। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है वो पूछा जा रहा है। अरे सर कैसे समझ में आएगा, तो ये रिलेशन एक्चुअली इनवर्स होता है। कैसे हम कह सकते हैं ये, तो ये कौन सा बॉन्ड प्राइस है, एक्चुअली मार्केट बॉन्ड प्राइस है। मार्केट में जो बॉन्ड प्राइस, सॉरी, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइसेस प्रिवेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो मार्केट में लेट्स से सेम बॉन्ड, सेम है, 100 रुपीज, 80 रुपीज में खरीदो, और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 15% इंटरेस्ट हर 6 महीने पे मिलेगा। तो अगर यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो आप बॉन्ड नंबर 1 खरीदोगे या बॉन्ड नंबर 2 खरीदोगे। मार्केट में ये वाला मिल रहा है और ये आप बेचने गए हो मार्केट में, तो कौन, कोई कस्टमर है तो वो क्या खरीदेगा, ऑब्वियसली वो बॉन्ड नंबर 2 खरीदेगा, बिकॉज उसे 15% जो है ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ऐसे में क्या है, जब व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस इन द मार्केट, तो आप क्या करोगे, अरे चलो ये 80 रुपीज का है ना, मैं आपको ये बॉन्ड जो है 50 रुपीज में दे देता हूँ, राइट। आपको देखो 50 रुपीज का फायदा हो रहा है, 100 मिलेगा जब आप बेचोगे, तो बॉन्ड प्राइस रिड्यूस कर देते हो। ओके, तो दैट इज वाई देर इज एन इनवर्स रिलेशन। और जब बॉन्ड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में डिक्रीज हो जाते हैं, तो आप बॉन्ड प्राइस इंक्रीज कर देते हो, क्योंकि आपके बॉन्ड पर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। लेट्स से ये 15 ने 5% इंटरेस्ट था, तो अब 9%, तो आप कहोगे अरे 80 में खरीदोगे, नहीं मैं 90 में दूंगा। ठीक है, 90 में दूंगा, और डिफरेंस यहाँ पर जो है 10 रुपीज का हो रहा है। आपने 80 में खरीदा, 90 में दे रहे हो, 10 रुपीज एक्स्ट्रा आपको मिल गया, अब दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि 9%, यहाँ पे 5% मार्केट में मिल रहा है, बट आप 9% का बॉन्ड होल्ड कर रहे हो, तो दैट इज द थिंग। तो दीज बोथ आर in what way related, inversely related, so A is the right answer. Then Keynes explained interest in terms of purely। ठीक है, तो इंटरेस्ट का रेट, तो थियोरी ऑफ इंटरेस्ट है, ये दो टाइप के थियोरीज आपके हैं। तो क्लासिकल थियोरी, ठीक है, क्लासिकल थियोरी, इस थियोरी को कैपिटल थियोरी या फिर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट थियोरी भी कहा जाता है। ठीक है, रियल थियोरी भी कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इनके बेसिस पर मेनली जो है ये थियोरी इंटरेस्ट रेट को फिक्स करती है, कि अगर लोगों की सेविंग ज्यादा होगी तो उस तरीके से इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस होगा। इन्वेस्टमेंट लोग ज्यादा करना चाहते हैं, तो वो हाई इंटरेस्ट रेट पे या लो इंटरेस्ट रेट पे जो है मनी लेंगे, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो किस तरीके से सेविंग्स जो है वो इन्फ्लुएंस होगी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो इस थियोरी के हिसाब से ये कहा जाता है कि सेविंग लोग ज्यादा करेंगे, राइट, और ज्यादा पैसे जो है वो देते रहेंगे एज लोन्स, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं वो कम कर देंगे, कि भाई इतना हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेके फिर इन्वेस्ट करो, नहीं करूंगा, तो दैट। इसी तरीके से इंटरेस्ट जो है वो अगर हम सेकंड थियोरी, व्हाट इज दैट थियोरी, जेम कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी। ठीक है, तो इनकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी में ये कहा गया कि ये प्योरली मॉनेटरी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, मॉनेटरी फैक्टर्स, यानी कि मनी, मनी जो है आपके पास,
वो आप दो तरीके से रखोगे, या तो आप अपने पास कैश या फिर लिक्विड फॉर्म में रखोगे, या तो आप उसे इन्वेस्ट कर दोगे किसमें, बॉन्ड्स में। तो वहीं से आता है बॉन्ड्स से रिलेटेड डिस्कशन। ठीक है, तो प्योरली मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में, मनी किस तरीके से रख रहे हो, कैश में रख रहे हो, बॉन्ड्स में रख रहे हो, तो उस पर ये चीज डिपेंड करती है। तो इंटरेस्ट रेट जो बॉन्ड्स का है, अगर लेट से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, हाई इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, तो यू विल गो फॉर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो कैश में रखोगे, तो ऐसे। ठीक है, तो दैट इज द थिंग हियर। तो कीन्स एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्योरली मॉनिटरी फैक्टर्स। ठीक है, रियल फैक्टर नहीं, इकोनॉमिक नहीं, रियल फैक्टर क्या है, क्लासिकल थियरी है। तो इकोनॉमिक नहीं, सोशल नहीं, तो मॉनिटरी फैक्टर्स, फोर्सेस, सॉरी, सी इज द राइट आंसर। देन इनिशियल एलएम, अब ये दोनों जो थियरीज है उनको कंबाइन कर दिया गया है। देयर इज दिस कर्व कॉल्ड द एलएम कर्व, ISLM कर्व। ठीक है, IS एंड LM कर्व। हिग्स हैंसन, हिग्स हैंसन सिंथेसिस भी इसे कहा जाता है। हिग्स एंड हैंसन नाम के दो लोग जो हैं, इन्होंने इसे कंबाइन किया। तो आईएस कर्व एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों के जो कर्व्स हैं उनके पैरामीटर्स अलग है, तो उनको सेम करके तब एक साथ आप जो है एक पर्टिकुलर ग्राफ पर बना सकते हो। तो सेम करते करते जो हमारी क्लासिकल थियरी, उससे आईएस कर्व डिराइव होता है। एंड हमारा जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी है कीन्स का, उससे एलएम कर्व डिराइव होता है। तो आईएस कर्व इज द इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कर्व, एलएम इज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व। ठीक है, तो एलएम स्टैंड्स फॉर व्हाट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी कि मनी आप किस प्रेफर क्या करोगे, मनी कैश में रखना या इन्वेस्ट करना इन बॉन्ड्स, दैट। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। 31 आईएस कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम, अभी अभी हमने देखा, क्लासिकल थियरी। ए इज द राइट आंसर। केनीशियन लिक्विडिटी नहीं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एलएम कर्व किससे डिराइव होता है, Keynesian liquidity preference theory of interest. ठीक है, so B is the right answer. So that is the thing. So these were the questions till now. And let me again remind you, if you are preparing for JAB 2024, so the quickest way would be to be part of our EduTap Master course. Why am I saying this? Because we have for all the 4 subjects master course हमारा जो है बहुत ही बढ़िया recorded lectures, MCQs of each and every chapter, then full length mock test notes वगैरह provide कर रहा है, which will help you in your preparation. The link is given in the description, you can click on it. Individual जो components है उनके भी आप courses को avail कर सकते हो by clicking on the link given in the description. आप डिस्काउंट इस पर जो मिल रहा है उसको अवेल करना मत भूलिएगा। जैप 75 कोड अगर आप यूज करोगे, you'll be getting 75% discount on all of the course prices. So do avail. Please click on the link given in the description for that. ठीक है, चैप्टर 16 बिजनेस साइकिल ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपली एक बार अगर हम बिजनेस साइकिल का कॉन्सेप्ट देख लें, तो बिजनेस साइकिल, सॉरी ये दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पर बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो ऊपर नीचे होते रहता है इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं वो एक बार इंक्रीज होते हैं, फिर डिक्रीज होती हैं, तो इस तरीके से होते रहता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द बिजनेस साइकिल। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट द हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, हाईएस्ट रेवेन्यू हो रहा है गवर्नमेंट को एंड ऑल, तो दैट इज कॉल्ड द बूम फेज। ठीक है, यहाँ पर इतने लोग अच्छे से एम्प्लॉयड है, बहुत हाई सैलरीज मिल रहे हैं, चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये सब बूम फेस। ठीक है, चीजों के दाम बढ़ने की वजह से जो कंज्यूमर हैं, पीपल जो चीजों को खरीदते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होती है, तो धीरे धीरे वो कंजम्पशन रिड्यूस कर देते हैं। तुम चीजें बनाओ और लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर डिक्लाइन आने लगेगा। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर डिक्लाइन जो होता है उसे हम क्राइसिस कहते हैं, यानी कि क्राइसिस सेट हो गया जहां पर लोग बहुत कम कंज्यूम कर रहे हैं, दाम इतने बढ़ गए तो कैसे कंज्यूम करेंगे, क्राइसिस। तो क्राइसिस क्या है, रिसेशन कहते हैं। ठीक है, जहां पर चीजों के दाम कम होते हैं, लोग अनएम्प्लॉय होने लगते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन रिड्यूस करना होता है, लोग खरीद ही नहीं रहे तो क्या मतलब है। तो दिस इज द रिसेशन फेज। अब ये बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम, डिमांड जो है बहुत ही कम हो गई, तो उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। यहाँ पर रिसेशन में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, डिप्रेशन में अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि जितने चाहिए उससे भी कम लोग, क्योंकि बहुत कम प्रोडक्शन हो गया है, डिमांड ही नहीं है, बिल्कुल कोई चीजों को डिमांड ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो कोविड के टाइम पे एक तरह का डिप्रेशन आया था, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अब रिकवर कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द रिकवरी फेज।
रिकवरी में क्या होता है, लोग ठीक है जितना भी सैलरी मिल रहा है हम काम करेंगे, बैंक ठीक है जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है हम लोन्स दे देंगे, इस तरीके से एग्री हो जाते हैं, तो धीरे धीरे रिकवर करते हैं। तो दैट इज द रिकवरी फेज, सो दैट इज द बिजनेस साइकिल इन शॉर्ट। और ये क्या है, एक तरह का, ये कोई बिजनेस रिलेटेड साइकिल नहीं है, ऑल्दो द बिजनेस साइकिल हैज द टर्म बिजनेस, बट ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, ये इकोनॉमिक साइकिल होता है, इकोनॉमी से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक साइकिल। बी इज द राइट आंसर। ऑड वन आउट यहाँ पर, बूम, डिप्रेशन, स्लो डाउन, रिकवरी, तो ये किसी भी तरीके से बिजनेस साइकिल में नहीं आता ये टर्म, तो सी इज द राइट आंसर। आता है बट किसी फेज का नाम नहीं है, सी राइट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट बोथ मेन एंड मटेरियल, ये चीज कौन से फेज में हम देखते हैं, डिप्रेशन फेज में, ठीक है, नॉट बूम, नॉट रिकवरी, रिसेशन, कंफ्यूज नहीं होना है, रिसेशन कुछ लोग जो है टिक कर सकते हैं, बट अंडर एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट डिप्रेशन में होता है, सो ए इज द राइट आंसर। 36 which phase of the business cycle is also known as crisis। मैंने आपको बता दिया क्राइसिस किसे कहते हैं, रिसेशन फेज को, ठीक है, जहां पर क्राइसिस, जहां पर चीजें दूसरे एंड में जाना शुरू हो जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड द क्राइसिस, सो डी इज द राइट आंसर, राइट। सो दैट वाज 16 चैप्टर। ओके, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है हमारा। 17 चैप्टर देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारी चीजें हैं। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, मेनली इट इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, प्राइस राइज को कंट्रोल करना है, और इसके लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इंक्रीज कितना हो रहा है वो देखा जाता है, और ये इंक्रीज अगर पिछले साल से, पिछले महीने से अगर 2 to 6% के अंदर है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है। अगर ये ग्रोथ जो है 6% से ज्यादा या 2% से कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द रेंज। ये रेंज किसने डिसाइड किया, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2026 तक के लिए ये रेंज डिसाइड की है, ठीक है। और ये पूरी पॉलिसी करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बिठाया जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल कर रहे हैं, और इनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ को प्रमोट करना, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। और इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कई सारे टूल्स का यूज करते हैं। कैसे ये करते हैं, कई सारे टूल्स होते हैं, तो टूल्स में हम कह सकते हैं कि जो रिजर्व रेशियो से वो आ जाते हैं, सीआरआर, एसएलआर, इसके बारे में आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो बैंक्स को थोड़ा सा पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है, एंड दैट मनी विच दे कीप इन रिजर्व, कौन सा पैसा, जो भी डिपॉजिट में आ रहा है, लेट्स से 100 रुपीज एक बैंक को डिपॉजिट में आया, तो क्या 100 का 100 लोन में दे सकता है वो, नहीं, 20 रुपीज डिपॉजिट में, सॉरी रिजर्व में, 80 रुपीज लोन में घुमा सकता है। तो 20 रुपीज रखना है, कौन डिसाइड करेगा, तो वो रेशियो डिसाइड किया जाता है बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो दो फॉर्म्स में रखते हैं, कैश के, ओनली कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखेंगे तो सीआरआर कैश, इसके साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, राइट, अगर रखा गया है विद द बैंक इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, एंड इसमें कई सारे इंटरेस्ट रेट्स हैं। इंटरेस्ट रेट में क्या क्या आ जाता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो गया, देन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एचडीएफ हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ हो गया, बैंक रेट हो गया, ठीक है। तो अगर बैंक्स को किसी ऑब्वियसली आरबीआई से लोन चाहिए और वो लोन सिर्फ एक दिन में लौटाने वाले हैं, तो रेपो रेट जो है, लेट्स से 4%, 6% जो भी है, 4% पे वो लोन ले सकते हैं। बट बैंक को ज्यादा दिन के लिए चाहिए, एक दिन से ज्यादा, 28 डेज तक का टेन्योर होता है, तो वो बैंक रेट पे लेंगे। बैंक रेट एक पीनल रेट होता है, ठीक है। बैंक रेट पीनल रेट यानी रेपो रेट से हमेशा हाई होता है, 6% लेट्स से, ठीक है। तो बैंक रेट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज, तो बैंक अगर आरबीआई से ये लोन ले रहा है बैंक रेट पे, तो उसके लिए कुछ सिक्योरिटी, कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है, एंड वो कोलेटरल रेपो रेट में क्या होता है, ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अलाउ किया जाता है, बट बैंक रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, ये भी अगेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। देन यहाँ पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसे भी अलाउ किया जाता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि बैंक के पास, लेट्स से मैं एक सेलर हूँ, मैं बैंक के पास गया और मैंने कहा ये मेरा जो है मैंने सेल किया है चीजों को, बट जो बायर है वो उसने अभी पैसे नहीं दिए हैं, लेटर ऑन देगा, और इसके हमारी एग्रीमेंट गारंटी हो गई है, बट मुझे अभी पैसे चाहिए, अगर ये बिल 100 रुपीज का है
क्योंकि मुझे कम पड़ रहे हैं अपने डेली नीड्स और काम के लिए। तो बैंक इसको क्या करेगा, ठीक है 100 रुपीज बिल मुझे दे दो, 80 रुपीज तुम ले लो, 20 रुपीज बैंक का फायदा हो गया। अब ये बिल को बैंक वसूल लेगा, ठीक है। तो दैट, तो इस तरह के बिल्स होते हैं, ये बिल्स भी गिरवी रखे जा सकते हैं बैंक के द्वारा एट आरबीआई टू गेट दिस मनी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द डिस्काउंट रेट। यहाँ पर क्योंकि 100 रुपीज की चीज 80 रुपीज में हो रही है एंड ये सब हो रहा है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द डिस्काउंट रेट, ठीक है। ये डिस्काउंट अमाउंट है, डिस्काउंटेड मनी जो है मिल रहा है, तो दैट इज वाई ए इज द राइट आंसर। 38 एक्सपैंड सीआरआर। अभी अभी हमने देखा सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। कैश फॉर्म में अगर रिजर्व्स रखे जा रहे हैं, सीआरआर। एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। आई होप हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी। कैश रिजर्व रेशियो, सी इज द राइट आंसर, नॉट क्रेडिट रेफरेंस कैश, क्रेडिट रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेट, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग है ये, बट आपको याद रखना है कैश के फॉर्म में रिजर्व में रखा हुआ रेशियो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो। सी एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नॉट लिवरेज रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, बी इज द राइट आंसर। 40 या तो मैंने दो चीजों के बारे में तो आपको बता दिया, एक तो रिजर्व रेशियो, एक इंटरेस्ट रेट। तीसरी चीज है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मनी को यानी कि हमारा मेन एम है हमारे इकोनॉमी में मनी जो है उसे कंट्रोल करना, तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। जब लोगों के पास ज्यादा पैसे हाथ में होंगे तो वो ज्यादा ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा ये 10 रुपए के चीज पर 15 रुपए देकर भी वो खरीद लेंगे, तो दैट क्रिएट्स इन्फ्लेशन। प्राइस बढ़ा दिया ना 10 से 15, तो अगर इकोनॉमी में मनी ज्यादा है तो ऐसे में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करना है, तो आरबीआई सीधा सीधा मार्केट में घुसती है और मार्केट में घुस के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और वेरियस अदर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह खरीदने लगती है। मार्केट में घुसने का क्या मतलब है, आरबीआई जो है एसेंशियली क्या करती है, सिक्योरिटीज इश्यू करना, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसे इश्यू करना है तो प्राइमरी मार्केट में इश्यू करती है। यहाँ पर क्या है, प्राइमरी डीलर्स यानी कि डायरेक्टली पब्लिक जो है एकदम से हाँ खरीद सकते हैं, बट कुछ लेवल तक ही खरीद सकते हैं, राइट। तो एकदम इश्यू करते ही जो खरीदा जाता है दैट इज द प्राइमरी मार्केट। अब इश्यू करने के बाद लेट्स से मैंने यहाँ से खरीद लिया या फिर एसबीआई ने यहाँ से खरीद लिया, अब ये किसी और को बेच रहा है, तो दैट इज द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो आरबीआई जनरली सेकेंडरी मार्केट में जो है बेचने खरीदने का काम नहीं करता है, बट अगर इकोनॉमी में मनी ज्यादा है और उसे कम करना है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन करने आरबीआई सेकेंडरी मार्केट में भी जाता है, ओपन मार्केट में चले जाता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। आई होप दैट इज क्लियर। क्या करता है वहां जाके आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह को, लेट्स से बहुत ज्यादा जो है मनी है इन द इकोनॉमी, तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा। तो ऐसे में लोग पैसे आरबीआई को देंगे, दैट सेलिंग, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब बाइंग कब करेगा, अगर उसे ग्रोथ को सपोर्ट करना है, इकोनॉमी में मनी जो है ज्यादा सप्लाई करना है, तो देन वो दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस डन बाय आरबीआई। ये इज द राइट आंसर। 41 फाइनली फिस्कल जो पॉलिसी है उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज एफआरबीएम एक्ट, ठीक है। एफआरबीएम क्या है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो बजट यानी कि गवर्नमेंट हमारी जो है उसके साथ एक चीज होती है, जब भी वो जो है अपना इनकम और एक्सपेंडिचर को देखती है तो बोथ ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट। इनकम गवर्नमेंट को 5,000 का हो रहा है तो उसका एक्सपेंडिचर 10,000 का होता है, हमेशा मोस्टली ऐसा ही होता है। तो इतना बाकी 5,000 ये कहाँ से लाएगा, तो बाकी 5,000 ये लोन लेता है या फिर जो भी है करता है, ठीक है। तो ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को जो है सही से निभानी है, यानी कि ये जो डेफिसिट अमाउंट है, डेफिसिट को हमें रिड्यूस करने से, डेफिसिट कहते हैं 5,000 कम है ना गवर्नमेंट के पास, तो ये डेफिसिट को कम करना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट को मैनेज करना है, जहां पर ये डेफिसिट कम करने के लिए क्या करेगा गवर्नमेंट, डेट यानी कि लोन लेगा, तो डेट को रिड्यूस करना है। तो दैट इज व्हाट ये एक्ट में दिया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे कर नहीं पा रही थी तो एक्ट लाएंगे, एकदम मैंडेट करेंगे, तो देन गवर्नमेंट विल डू। तो एफआरबीएम डी इज द राइट आंसर, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। 42 एफआरबीएम एक्ट आया कब था, 2003 में लाया गया था, तो दैट इज व्हाई बी इज द राइट आंसर। इससे क्या है, गवर्नमेंट को लाइन में रखने के लिए कहा जाता है कि हाँ आपको जो अलग अलग टाइप्स के डेफिसिट्स हैं
तो रेवेन्यू जो डेफिसिट है उसको आपको इतना 3% या फिर फिजिकल डेफिसिट 3% के अंदर रखना है, रेवेन्यू डेफिसिट 0% के अंदर रखना है। इस तरीके से सारे टारगेट्स दिए हुए हैं, तो वो सब करना गवर्नमेंट का मेन काम है। तो सबसे मेन चीज है फिजिकल डेफिसिट, यानी कि कितना कम है, 5,000 रुपए कम है, तो वो कौन बताता है, फिजिकल डेफिसिट। तो ये 5,000 रुपए कम है, उस चीज को जो है 3% के अंदर रखना है, यानी कि 5,000 पिछले महीने, अब इस महीने क्या हुआ, 6,000 हो गया वो, यानी कि इंक्रीज हो गया 1,000 रुपीज। तो वो कितना परसेंट है, 1,000/5,000 इंटू 100। इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 20% इंक्रीज हुआ। ओके, तो इस तरीके से 3% इंक्रीज जो इंक्रीज हो रहा है वो 3% के अंदर होना चाहिए वो। ओके, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो 2003 में ये एक्ट आया था, तो दैट इज द थिंग। तो 18 चैप्टर, लास्ट बट वन, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स इन जीडीपी कॉन्सेप्ट्स। तो पर्सनल कंजम्पशन, तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक, नॉट ग्रूस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी। सिंपल समझिए, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक एरिया जो इंडिया का है उसके अंदर ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब इकोनॉमिक्स में टोटल होता है। तो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कितना किया गया और उसकी फाइनल वैल्यू कितनी है, ठीक है, फाइनल गुड्स की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज जीडीपी। इससे क्या आएगा, सारे गुड्स की वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो इंडिया के नेशनल इनकम को जो है कैलकुलेट करने जैसा होगा। तो जीडीपी इज अ काइंड ऑफ नेशनल इनकम दैट वी कैलकुलेट, ठीक है। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आप या तो सारी चीजें जो प्रोड्यूस हो रही हैं उन सारी चीजों के प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है एंड उसमें जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, यानी कि ईच स्टेज में, लेट से गन्ना है, उसको जो है उससे जूस निकाला जाएगा, उस जूस को फिर शुगर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो गन्ना 100 रुपए का है, जूस निकालने के बाद 150 रुपए का जूस होगा और शुगर 200 रुपए में बिकेगा। तो इस स्टेज पे क्या हुआ, 50 रुपीज एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हुआ, यहाँ पे 50 रुपीज एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हुआ, ठीक है। टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ यहाँ पर, उसे ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं। ग्रॉस यानी कि टोटल, है ना। तो 100 रुपीज का तो इनिशियल वैल्यू था, इसमें एडिशन क्या हुआ, 50/50, ठीक है। टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 200 रुपए का ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो इस तरीके से हर एक प्रोडक्ट के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे एंड ऐड कर दोगे तो वो प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि सारे जीवीए 1 2 3 इस तरीके से ऐड करोगे तो जीडीपी का वैल्यू आ जाएगा। अब सेकंड मेथड क्या है, लेट्स से सभी के इनकम कैलकुलेट। अब नेशनल इनकम मतलब सबके इनकम ऐड कर दो, दैट इज नेशनल इनकम। तो किस किस तरह की इनकम है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम हमने इस सेशन में देखी थी, सभी को ऐड कर दो, देन दैट। अब तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि लोग कितना चीजों पे खर्च कर रहे हैं, एटलीस्ट वो भी अगर आप कैलकुलेट कर लो तो दैट विल बी योर एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी का कैलकुलेशन, ठीक है। तो कौन कौन खर्च करता है, कंज्यूमर्स होते हैं। तो कंज्यूमर्स जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। तो सी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या, सेकंड हम प्राइवेट फर्म्स ले लेते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है। और फॉरेन कंट्रीज से लोग हैं वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स, उसमें से इंपोर्ट्स अगर हम माइनस कर दे तो इसका जो नेट है वो हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया। ओके, तो इस तरीके से, तो ये सारे एक्सपेंडिचर अगर हम ऐड कर देंगे तो यानी कि C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम आपको समझ में आ रहा है, नेट एक्सपोर्ट से है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट्स माइनस कर देना, क्योंकि इंपोर्ट्स पे हम खर्च करते हैं तो वो माइनस कर दो, तो दैट विल बी जीडीपी, ठीक है। तो ये जो कंज्यूमर्स जो कंजम्पशन कर रहे हैं इसमें क्या क्या आ जाता है वो पूछा गया। तो ड्यूरेबल गुड्स, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, फोन, ये सब ड्यूरेबल है, ज्यादा समय तक यूज कर सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल, खाने की चीजें वो खराब हो जाती हैं। सर्विसेज, ये सभी आता है, ये सभी कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर, सो ऑल ऑफ द अबव कंजम्पशन में आ जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, काफी चीजें मैंने आपको बता दी यहाँ पर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, बहुत ईजी है अब हमारे लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, चलो ये तो है, एसेट, मशीनरी, मनी नहीं, ये नहीं है, land, labor, capital, entrepreneur. So this is right, all the four factors of production, C will be the right answer. 45, market price is the dash price for which a good or service is offered in the marketplace. तो market price किसे हम कहते हैं, तो there are different kinds of prices, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट होता है जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना पैसा लगा, लेट्स से 100 रुपीज लगा। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, प्रोडक्शन, पहले तो प्रोडक्शन टैक्सेस, फॉर एग्जांपल लैंड टैक्स है वो सब लगेगा,
ठीक है, वो टैक्सेस, एंड देन गवर्नमेंट थोड़ी सी सब्सिडी देती है, तो प्रोडक्शन सब्सिडी, लेट्स से लैंड से रिलेटेड कोई सब्सिडी है, वो दी गई है। तो प्रोडक्शन टैक्सेस में से प्रोडक्शन सब्सिडी सब्ट्रैक्ट करने पे नेट जो प्रोडक्शन टैक्सेस हैं वो कैलकुलेट होते हैं। तो लेट्स से 50 रुपीज नेट प्रोडक्शन टैक्सेस है, तो ये पूरा ऐड करके बेसिक प्राइस आता है। ठीक है, कितना 100, जितना प्रोड्यूस करने में लगा 50 रुपीज, तो 150 इज द बेसिक प्राइस। अब इसमें और एक तरह का टैक्स जो है वो ऐड हो जाता है, प्रोडक्ट टैक्सेस, यानी कि अब इसको लेके आप टोल में से गए, तो वहाँ टोल में ई वे बिल, ये वो, जीएसटी, ये सब देना पड़ता है हर एक प्रोडक्ट पे, एक एक पे प्रोडक्ट पे, तो वो प्रोडक्ट टैक्सेस, उसमें से प्रोडक्ट सब्सिडी सब्ट्रैक्ट होगा। तो नेट प्रोडक्ट सब्सिडी टैक्सेस अगर आप कैलकुलेट करके ऐड करोगे, लेट्स से 20 रुपीज है, ओके, तो वो मार्केट प्राइस कहलाता है, और ये इकोनॉमिक प्राइस है जिस पर ये चीज को बेचा जा सकता है। ठीक है, 150 रुपीज तो ऑलरेडी था, 20 ऐड करो, मार्केट प्राइस इज हाउ मच, 170 रुपीज। ठीक है, तो दैट, तो इट इज द इकोनॉमिक प्राइस फॉर द गुड और सर्विसेज। तो सारे प्राइसेस के बारे में भी हमने देख लिया। द लास्ट चैप्टर यूनियन बजट, 19 चैप्टर, इसमें से भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं आते, ये बहुत ही अजीब सा गंदा सा क्वेश्चन है, एक्सपैंड एनसीसीडी। ठीक है, तो एग्जाम में आ गया तो छोड़ना बेटर होगा, बट एनसीसीडी का एक्सपेंशन एंड डेफिनेशन जो है हमारी बुक में भी नहीं दिया है, बट इसका रेफरेंस आता है नेट टैक्स रेवेन्यू यहाँ पर। ठीक है, नेट टैक्स रेवेन्यू क्या है, टोटल गवर्नमेंट को जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हुआ है, गवर्नमेंट को टैक्सेस से जो रेवेन्यू हुआ है, पैसे जो मिले हैं, उसमें से थोड़ा पैसा एनसीसीडी के नेशनल कंटिजेंसी, कैलामिटी एंड कंटिजेंसी फंड में जाता है। ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट होता है, एंड उसके अलावा स्टेट्स का जो शेयर है वो सब्ट्रैक्ट होता है, तो दैट इज नेट टैक्स रेवेन्यू। तो यहाँ पर एनसीसीडी करके दिया हुआ है, बट इसको फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है, बट इसका सही फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑन क्राइम एंड डेलिक्वेंसी। ठीक है, एनसीसीडी, ए इज द राइट आंसर। नाउ पिक ऑड वन आउट, कस्टम्स, सर्विस टैक्स, इनकम रिसीट एंड इनकम टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर तीन आप देख सकते हो टैक्सेस दिए हुए हैं, टैक्स रेवेन्यू दिया हुआ है, और अगर आप इंटरेस्ट रिसीट देखो, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज है वो दिए हुए हैं, पहली बात तो वो गवर्नमेंट को जो जो रेवेन्यू हो रहा है, यानी कि कस्टम ड्यूटी, ये जो है गुड्स बाहर से आते हैं उस पे लगता है, सर्विस टैक्स फॉर एग्जांपल हमारा जीएसटी है, इंटरेस्ट रिसीट यानी कि गवर्नमेंट ने जो लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट लोग दे रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट रिसीट। इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, ओके, तो दैट, तो दो तरह के रेवेन्यूज होते हैं, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इंटरेस्ट रिसीट जो है ये किसी तरह का टैक्स नहीं है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो सी इज द ऑड वन आउट हियर। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। ये तीनों टैक्सेस है, कस्टम, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, दिस इज नॉन टैक्स। देन pick odd one out, securities issued against small savings, recoveries of loans and advances, and state provident fund, other receipts। तो ये चारों अगर आप देखो तो ये कैपिटल रिसीट्स है जो गवर्नमेंट को हो रहा है। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स यानी कि कैपिटल इनकम जो हो रहा है गवर्नमेंट, कैपिटल इनकम यानी कि उसका मतलब क्या है, जो भी एसेट या लायबिलिटी क्रिएट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है तो ये गवर्नमेंट का एसेट है, आपको पता हो गया बहुत अच्छे से, क्योंकि ये लोन के पैसे वापस मिलेंगे प्लस इंटरेस्ट भी वापस मिलेगा, है ना, दैट। तो ये, तो स्मॉल सेविंग्स पे जो सिक्योरिटीज इशू किए गए हैं वो यहाँ पर, देन रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, लोन एडवांसेस जो है उसकी रिकवरी अगर हो रही है वो, स्टेट प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, तो ये किस तरीके का है, डेट क्रिएट करने वाला रिसीट है। तो स्मॉल सेविंग्स पैसे गवर्नमेंट को मिले, ठीक है, उसके सामने सिक्योरिटीज इशू की है उसने, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट को पे करना होगा, यानी कि डेट ले रहा है, तो डेट क्रिएट करने वाला है। लोन की रिकवरी, ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट है, किसी तरह का डेट क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई डेट या लोन नहीं, अब गवर्नमेंट को कोई पैसे नहीं देने, अब मिल गया पैसे वापस, तो नॉन डेट रिसीट है ये। देन दूसरा क्या है, स्टेट प्रोविडेंट फंड, पीएफ पे तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, अदर रिसीट्स में भी गवर्नमेंट को पे करने वाले जो है रिसीट्स आ जाते हैं, जिस वजह से ये तीनों क्या है, डेट रिसीट्स हैं। कैपिटल रिसीट जो कि डेट क्रिएट कर रहे हैं, बट नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट क्या है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। आई होप दैट इज क्लियर, बी इज द राइट आंसर। 49, लोन्स टू पब्लिक एंटरप्राइजेस, पेंशन, सब्सिडीज, पुलिस, तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो भी
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि पैसे दिए और फिर बस खत्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी किसी को दिया, सैलरी देने पे क्या हम फिर वापस गवर्नमेंट हमें मांगेगी, गवर्नमेंट ने हमें सैलरी दिया फिर गवर्नमेंट वापस मांगेगी क्या वो पैसे को? नहीं, तो गवर्नमेंट को कोई भी यहाँ पर जो है एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। कैपिटल में क्या हो रहा है, लेट्स से गवर्नमेंट ने लोन दिया तो लोन वापस मांगेगी ना पैसे, तो यहाँ एसेट क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट के लिए, तो दैट। ठीक है, तो लोन्स टू पब्लिक एंटरप्राइजेस दिस इज कैपिटल रिसीट। पेंशन हो गया, सब्सिडीज, पुलिस को जो पैसे दिए, ये सब हमारा रेवेन्यू रिसीट में आ जाता है। यानी कि किसी तरह का इसमें आपका एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज द ऑड वन हियर? ए। Okay, and the last question is homework for you. I hope you enjoyed the session. 50th question यहाँ पर net fiscal deficit is the difference between dash and dash. Gross fiscal deficit, net interest payment, gross fiscal deficit and interest payment, gross fiscal deficit, net lending. बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दो तरह के डेफिसिट्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ रखा है यू कैन आंसर या नन ऑफ द अबव। ठीक है, प्लीज डू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, लेट्स सी हु आंसर्स इट करेक्टली। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, if you are preparing for the JAB 2024 exam, then the best way and the quickest way to qualify it would be to put in your 100% effort। वो कैसे आप कर सकते हो? बाय ज्वाइनिंग रेडोटैप मास्टर कोर्स, जहाँ पर आपको चारों ही जो कंपोनेंट्स है जैब के, IAIFS, PPB, AFM एंड RBWM, चारों के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, चैप्टर वाइज MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ईच एंड इस एग्जाम के लिए ईच एंड एवरी कंपोनेंट के फुल एंड मॉक टेस्ट भी हैं, जिससे आपको एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन और जो प्रैक्टिस है वो आपकी होगी। वी ऑल्सो हैव नोट्स विच आर प्रोवाइडेड हियर, बहुत ही क्रिस्प छोटे प्यारे नोट्स जो आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हो, एंड लाइव क्लासेस। तो इफ यू आर preparing for the exam, you should definitely avail for this course. Click on the link given in the description. Each and every जो component का भी course हम यहाँ पर available है, like आपका IND-IFS clear है, PPB चाहिए, तो you can avail that course also. Click on the link given in the description and do not forget to use the code JAB75 for 75% discount on all of the course prices, right? And all the best for your preparation. Please do answer the question. If you have any other query, you can always call us on this number 8146207241 या hello@edutab.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हो। You can let us know कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं by giving a comment in the comment section. Like, share, subscribe करना मत भूलना। All the best for your preparation. Thank you.